हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। कुछ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ जो है आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि कौन भारतीय तटरक्षक बल की प्रथम महिला उप महानिरीक्षक नियुक्त की गई है। प्रथम महिला उप महानिरीक्षक का मतलब है डीआईजी, डेप्यूटी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल, डीआईजी। किसको नियुक्त किया गया है? भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्टल गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड की, इंडियन कोस्ट गार्ड। आपको पता है भारत के पास जो है मोर देन 7500 किलोमीटर जो है इंडिया का कोस्टल जो एरिया है, कोस्टल जो है बाउंड्री भारत की 7516.6 किलोमीटर है टोटल, जिसमें भारत की मुख्य भूमि और जो आपके अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो आइलैंड है उन दोनों को शामिल करके है। अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को निकाल दें तो 1416.6 निकाल के जो है 6100 किलोमीटर मेनलैंड की बच जाती है मुख्य भूमि की, फिर भी राइट, जिसमें गुजरात की सबसे लंबी तट है। तो तट की रक्षा के लिए जो है तट रक्षक बल है, इंडियन कोस्ट गार्ड है। एक्चुअल में इनिशियल में नहीं था, इसकी स्थापना जो है 1978 में की गई थी। 1978 में जो है इंडियन कोस्टल गार्ड की या इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना की गई थी, राइट। इसकी अगर बात करें तो इसमें अभी जो प्रथम महिला उपनिरीक्षक जो है महानिरीक्षक को शामिल किया गया है वो कौन है? वो है नूपुर कुलश्रेष्ठ। नूपुर कुलश्रेष्ठ जो है वो बनी है प्रथम महिला डीआईजी इंडियन कोस्ट गार्ड की, राइट। ये 1999 में जो है शामिल हो गई थी और अब जो है डीआईजी की पोस्ट तक पहुंच चुकी है। तो देख लीजिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज़ से। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके अंदर 1999 में जुड़ चुकी थी, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर शामिल हुई थी और अब जो है डीआईजी, महिला डीआईजी फर्स्ट है। तो थोड़ा सा नाम याद रख लेना, नूपुर कुलश्रेष्ठ, राइट। नूपुर कुलश्रेष्ठ इनका नाम है, राइट। 1978 में इंडियन कोस्ट गार्ड का गठन हुआ है। भारत की तटीय सीमा मैंने बता दी 7516.6, क्लियर। इसके अलावा जो डायरेक्टर जनरल है इंडियन कोस्ट गार्ड के वो कौन है? वो है आपके कृष्ण स्वामी नटराजन जो है। कृष्ण स्वामी नटराजन जो है वो डायरेक्टर जनरल है इंडियन कोस्ट गार्ड के वर्तमान में, राइट। तो ये थोड़ा सा और एक्सटर्नल एडिशनल जो है इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडियन पार्लियामेंट्री यूनियन जेनेवा, इंडियन पार्लियामेंट्री यूनियन जेनेवा के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में किसे नियुक्त चुना गया है? संजय बघेल, गिरीश चंद्र मुर्मू, जय स्वामी, अमिताभ कांत। कौन है वो व्यक्ति? ये बताना है आपको, बताइएगा। इंडियन जो इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन है या इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, अंतर संसदीय संघ कहा जाता है हिंदी के अंदर, अंतर संसदीय संघ। ये जो आपके 179 कंट्रीज के जो है आसपास जो एमपी जो है इसका हिस्सा है, इसमें शामिल है, राइट। तो ये जो है इनका एक ग्रुप है। इसके बारे में पूछ रहा है कि इसका एक्सटर्नल ऑडिटर किसे चुना गया है, बताइएगा। ए, बी, सी और डी, चार ऑप्शन आपके सामने है। विच इज द करेक्ट आंसर, ये आपको बताना है। क्या इसका सही उत्तर है? बताओ जल्दी। अभी जो है 1 से 4 नंबर को सबमिट हुआ था इसका, तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सटर्नल ऑडिटर, राइट, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है, जो भारत के 14th केग है, 14वें केग जो है उन्हीं को ही बनाया गया है एक्सटर्नल ऑडिटर इसके, राइट। 14th केग है गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू, जो कि पहले राज्यपाल भी बने थे जम्मू कश्मीर के। फर्स्ट उपराज्यपाल जो है ये जीसी मुर्मू बने थे जम्मू कश्मीर में 370 जो है धारा खत्म करने के बाद, राइट। तो ये ध्यान रखना, आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद जो जीसी मुर्मू पहले उपराज्यपाल बने थे। अब 14वें केग कंट्रोल में ऑडिटर जनरल या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं और एक्सटर्नल ऑडिटर नियुक्त किए गए हैं आपके आईपीयू जेनेवा के। अंतर संसदीय संघ की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1889 के अंदर हो गई थी। स्थापना 1889। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर, राइट। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। इसके अलावा जो है इस संगठन का जो स्लोगन है वो है फॉर डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन, यानी विश्व भर में जो है डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करना प्रॉपर रूप से, ये इसका मुख्य जो है उद्देश्य है अंतर संसदीय संघ का, राइट। इसके अलावा जो इसके अंदर अभी नए अध्यक्ष को चुना गया 2020 से 23 तक 3 वर्ष के लिए, जो कि पुर्तगाल से है, दुआर्ते पचेको। दुआर्ते पचेको जो है इसके अध्यक्ष चुने गए हैं 3 वर्ष के लिए अभी। तो दुआर्ते पचेको ये पुर्तगाल से है, ठीक है। ये 2020 से 23 तक है। और कैग जो है एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए जो है, भारत के जो कैग है वो 14th कैग जो है उनको चुना गया एक्सटर्नल ऑडिटिंग के लिए, राइट।
तो ये थोड़ा सा इसके बारे में और ध्यान रख लेना है। यूएन महासभा के द्वारा जो है ये एक तरह से संचालित है, यूएन महासभा के द्वारा जो है संचालित है, राइट। तो ये कुछ एक चीज़ें और ध्यान रखनी है इसके अंदर, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने स्मार्ट शहरों के लिए पॉलिसी रोडमैप का नेतृत्व करने के लिए 22 देशों के 36 शहरों को चुना है। इसमें भारत का कौन सा शहर शामिल नहीं है ये बताना है। भारत का इसमें से कौन सा शामिल नहीं है आपको ये बताना है, राइट। कौन सा नहीं है इसमें? इंदौर नहीं है, बेंगलोर नहीं है, नोएडा नहीं है या फरीदाबाद नहीं है। उन चार शहर जो है भारत के शामिल है, उसमें से कौन सा नहीं आपको ये बताना है, बताइएगा कौन सा नहीं है। इंदौर नहीं है, बेंगलोर नहीं है, नोएडा नहीं है या फिर और क्या, फरीदाबाद नहीं है। विच वन इज नॉट इंक्लूडेड? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो आपको पता ही है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसकी स्थापना 1971 में हो गई थी और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? कोलोग्नी कहाँ है आपका? जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही है कोलोग्नी, ठीक है ना। जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही है कोलोग्नी, तो ये भी ध्यान रखना है। स्थापना 1971 के अंदर और हेडक्वार्टर्ड इन कोलोग्नी, जेनेवा स्विट्जरलैंड, राइट। तो इसके अंदर जो है एक तरह से G20 जो ग्लोबल स्मार्ट सिटी अलायंस जो है उसके द्वारा इनको डेवलप किया जाना है। 36 शहरों को जो है 22 देशों में से जो है सेलेक्ट किया गया है। इसमें 4 शहर भारत के हैं। तो भारत के जो 4 शहर है वो है हैदराबाद और बाकी 3 इनमें से है। अब आप 3 कौन से वो लगा लो अंदाजा। तो नोएडा नहीं है, ठीक है, नोएडा इसके अंदर नहीं है, बाकी सब है। फरीदाबाद भी है, इंदौर, बेंगलुरु और हैदराबाद जो है ये 4 शहर है, इसके अंदर नोएडा शामिल नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंदौर जो है लगातार 4 वर्ष से जो स्वच्छ शहर के रूप में या स्वच्छता शहर का अवार्ड जो है इंदौर को मिल रहा है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये जो है ग्लोबल जो आपकी G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटी अलायंस जो है उसके तहत विकसित किए जाने हैं, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने स्मार्ट शहरों के लिए पॉलिसी रोडमैप का नेतृत्व करने के लिए इन 36 शहरों को चुना है, जिसमें से 4 इंडियन है, करेक्ट। सो इसी के साथ जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। ये नहीं है इसमें, इसने पूछा था कौन सा नहीं है, इसलिए नोएडा हो गया। बाकी तीनों है और चौथा आपका हैदराबाद है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस देश की पुलिस ने यूनिफॉर्म में हिजाब को शामिल किया है? हिजाब या हिसाब क्या है आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए, व्हाट इज हिजाब। उसके बाद ये पता होना चाहिए किस देश ने शामिल किया है। तो पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब और जर्मनी, कौन से राज्य कौन से देश ने किया है, फिर ये बताना है, राइट। तो बताओ फटाफट से क्या है। क्या है? 2019 में उस देश के अंदर टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसकी क्राइस्ट चर्च पे। इतना हिंट दे दिए हम आपको। उसकी क्राइस्ट चर्च में जो है 2019 के अंदर एक आतंकवादी अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसमें 51 लोग मारे भी गए थे, राइट। तो उसी देश ने किया है और वो देश कौन सा है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने किया, राइट। तो न्यूजीलैंड इसका करेक्ट आंसर है। हिजाब क्या होता है? जो मुस्लिम वुमेन्स है वो जब भी घर से बाहर हो या घर के व्यक्ति के अलावा कोई भी इमीडिएट में कोई भी दूसरा व्यक्ति है तो अपने सर को और अपनी चेस्ट को जो ढक के रहती है, दैट इज कॉल्ड हिजाब, ठीक है। उस चीज़ को बोला जाता है हिजाब। समझ पा रहे हैं? अपनी चेस्ट और हेड को ढकना या कवर करना किसी चीज़ से, वो आपका हिजाब कहलाता है। तो पहले पुलिस के अंदर ये चीज़ नहीं थी न्यूजीलैंड के अंदर। न्यूजीलैंड पुलिस ने जो है ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इस चीज़ के लिए प्रोत्साहन दिया जा सके कि वो शामिल हो फोर्सेस के अंदर, इसके लिए जो है हिजाब को शामिल किया, राइट। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है कि पूरी डाइवर्सिटी को इंक्लूड किया जा रहा है। जो जितनी भी जो है आपकी विविधता है देश के अंदर, अलग अलग धर्म है, जाति है, तो सबको इंक्लूड करके चलना बहुत ज़रूरत है। इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है, राइट। सो इसलिए इन्होंने किया है। अगर बात करें तो इसको पहली बार जो है यूज़ करने वाली है, पहली बार ये पहनेगी वो है जेना खान और जेना अली जो है वो पहली बार इस्तेमाल करेगी। जेना अली इंस्पायर हुई 2019 में टेररिस्ट अटैक हुआ, तो उसके बाद जो है वो पुलिस फोर्सेस में आने के लिए उसने सोचा और पुलिस फोर्स में अभी आई है जेना खान, ठीक है। इससे पहले भी न्यूजीलैंड ने जो है 2008 के अंदर तुर्बान को शामिल किया था। अपनी जो यूनिफॉर्म है उसके अंदर जो है ऊपर कैप की तरह जो है तुर्बान जो है लगाने का, वो जो सिख लोगों के लिए, तो उसको शामिल कर लिया था।
2006 के अंदर बात करें तो जो लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस है उसने भी हिजाब को शामिल किया था। हिजाब को जो है लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने भी 2006 के अंदर शामिल किया था अपनी ड्रेस के अंदर पुलिस फोर्सेस के लिए। बट जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ये देश इन चीज़ों को पूरी तरह से बैन करते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा, जो ड्रेस है वही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। बट कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी का जो है रिस्पेक्ट किया जा रहा है कई देशों के अंदर, तो इट्स ए गुड साइन, इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। ठीक है, सो न्यूजीलैंड इसका करेक्ट आंसर सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के बिना आरसीईपी के बाकी 15 देशों ने क्षेत्रीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आरसीईपी में शामिल नहीं है, यह बताना है। भारत नहीं है, म्यांमार नहीं है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया नहीं है, चाइना नहीं है, ये आपसे पूछा है, तो बता दीजिएगा ए, बी, सी और डी कौन सा नहीं है शामिल, ये पूछा है, कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। आरसीईपी क्या है? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक है, आरसीईपी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है आरसीईपी होता है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक है, ये है आरसीईपी। आरसीईपी जो है 2012 में जो है चलन में आया था आरसीईपी। ये एक तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए मुक्त व्यापार जो है समझौता है एक तरह से देशों के बीच में। उसके बाद क्या, जो ट्रेड है, जैसे कि स्टेट टू स्टेट ट्रेड होता है एक देश के अंदर, उसी टाइप से जो देशों के अंदर आपस में ट्रेड होगा, जो कि विदाउट टेरिफ यूज किए हुए, कि उसके ऊपर किसी प्रकार का टेरिफ नहीं इस्तेमाल करेंगे फिर, या मिनिमम करेंगे बहुत ज़्यादा, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है इस टाइप से होता है। तो इसके अंदर जो है अभी समझौता हुआ, तो उसमें जो है इंडिया ने हस्ताक्षर नहीं किया, इंडिया उसमें शामिल नहीं हुआ है, बाकी सब देश शामिल हुए। आपने सुना होगा एक चीज, एशियान प्लस 6, एशियान प्लस 6। एशियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो एशियान है, प्लस 6 जो है ये देश मिलकर काम कर रहे थे। इसके अंदर जो एशियान प्लस 6 जो है, इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया भी था क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, जापान है, इसके अलावा साउथ कोरिया है, इसके अलावा इंडिया भी था, और न्यूजीलैंड। ठीक है, ये एशियान प्लस 6 कहा जाता है। तो बाकी सब तो है इसके अंदर भी, आरसीईपी के अंदर भी। इंडिया नहीं है, इंडिया जो है इस पर साइन नहीं किया है। इंडिया ने क्यों नहीं साइन किया? इंडिया बोल रहा है कि इसके कारण मेरा ट्रेड डेफिशिएट हो रहा है, व्यापार घाटा हो रहा है, क्योंकि इन देशों के साथ जो है बहुत ज्यादा पहले ही व्यापार घाटा इंडिया का चल रहा है, यानी इंडिया इनको एक्सपोर्ट तो कम कर रहा है लेकिन इंडिया इनसे इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है, दैट्स कॉल्ड ट्रेड डेफिशिएट, व्यापार घाटा, तो वो बहुत बढ़ रहा है बोला मेरा, इसके कारण मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है इंडिया ने आरसीईपी पर हस्ताक्षर नहीं किया है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आरसीईपी क्या है मैंने बता दिया, 2012 से इसकी बात चल रही है। इसके अलावा एशियान की बात आ रही है, तो एशियान जो है इसकी स्थापना 1967 के अंदर हुई थी, 1967 के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से देश है? तो इंडोनेशिया हो गया, लाओस हो गया, इसके अलावा आपका कंबोडिया हो गया। ठीक है, इसी तरह से जो है इसके अंदर म्यांमार भी है, मलेशिया भी है, इसके बाद जो है आपका फिलीपींस भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, इसके अलावा सिंगापुर है, थाईलैंड है। ठीक है, तो इस प्रकार से 10 देश जो है इसके अंदर हिस्सा है एशियान के अंदर। तो 10 जो है एशियान के, और प्लस 6 जो है एशियान प्लस 6 बन जाता है। लेकिन आरसीईपी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे बने ही बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा? आरसीईपी में कुल कितने देश है? 15। कौन सा नहीं है? इंडिया ने शामिल नहीं हुआ है, इंडिया हस्ताक्षर नहीं किया है। आरसीईपी मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलना, इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, इसको नोट करके रखना है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसका पूछा जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए भी आरसीईपी। बट इंडिया शामिल नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ ट्रेड डेफिशिएट या व्यापार घाटा। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फिर? ए, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्पेस एक्स क्रू 1 मिशन को लॉन्च किया है? वेरी इजी क्वेश्चन, बताइएगा। नासा ने किया है, स्पेस एक्स ने किया है, उपयोग दोनों या दोनों में से कोई नहीं? स्पेस एक्स क्रू 1 मिशन किसने किया है बताइएगा फटाफट से, ए, बी, सी और डी। वेरी सिंपल,
स्पेसएक्स क्रू मिशन। एक क्वेश्चन जो है, एक पिछले क्वेश्चन के से एक चीज और भी पूछी जा सकती है आपको कि ये जो आरसीपी है ये विश्व की कितनी जनसंख्या को कवर करता है और कितना प्रतिशत जीडीपी को कवर करता है। तो ये 30% जो है वो ग्लोबल पॉपुलेशन को कवर करता है और 30% के आसपास ही जो है ग्लोबल जीडीपी। तो दोनों आंकड़े सेम है, इसलिए थोड़ा सा इसका भी इंपॉर्टेंस जो है बनने का या क्वेश्चन पूछने का बन सकता है। तो 30% जो है ये ग्लोबल पॉपुलेशन को, जनसंख्या को कवर करता है और 30% ही जो ग्लोबल जीडीपी है उसको कवर करता है, राइट। तो ये चीज थोड़ा सा और ध्यान में रखने ना, तो इसको भी कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। तो स्पेसएक्स क्रू 1 मिशन को जो है किसने किया है, इसका आंसर दो फटाफट, नासा और स्पेसएक्स, ए और बी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्या है सही उत्तर? तो करेक्ट आंसर है सी। सी इज द करेक्ट आंसर, नासा एज वेल एज स्पेसएक्स। स्पेसएक्स का जो है एक रॉकेट है फाल्कन 9, उसका इस्तेमाल करके इस मिशन को भेजा गया है। इसके अंदर क्या है एक्चुअल में, जो आईएसएस है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है नासा का, वहां पर जो है 4 लोगों को भेजा गया है, 4 पीपल, ठीक है। क्रू है, ये क्रू मेंबर है, इसके अंदर 4 मेंबर्स का एक क्रू मिशन है जिनको 6 महीने के लिए जो है आईएसएस भेजा गया है फॉर रिसर्च पर्पज। तो इसके लिए पहली बार जो है किसी प्राइवेट का यूज हुआ है जो कि फाल्कन 9 है, और फाल्कन 9 रॉकेट जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग रॉकेट बनाया हुआ है इसके अंदर स्पेसएक्स के द्वारा। स्पेसएक्स आपको पता होगा 2002 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और इसके फाउंडर कौन है, वेरी वेरी फेमस, कौन है, एलोन मस्क। एलोन मस्क के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, एलोन मस्क के द्वारा। और इन्हीं का रॉकेट है फाल्कन 9 जिसको कैनेडी स्पेस सेंटर, जो फ्लोरिडा के अंदर कैनेडी स्पेस सेंटर है, वहां से लॉन्च किया गया है। तो कहां से लॉन्च किया गया इसको, कैनेडी स्पेस सेंटर कहां पर है ये, दिस इज लोकेटेड इन फ्लोरिडा यूएसए। फ्लोरिडा, ये जो यूएसए की पूर्वी तट है, जैसे हमारे यहाँ श्रीहरिकोटा है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर पूर्वी कोस्ट पे है, उसी प्रकार यूएसए की पूर्वी कोस्ट पर जो है फ्लोरिडा है, ठीक है। तो वो फ्लोरिडा से जो है वो आपके स्पेस के अंदर जो है इस प्रकार की चीजें लॉन्च करता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, राइट। तो फाल्कन 9 जो है स्पेसएक्स का द्वारा निर्मित जो है एक तरह से ये आपका रॉकेट है, इसके थ्रू इसको छोड़ा गया, राइट। तो स्पेसएक्स प्लस नासा का ज्वाइंट प्रोग्राम है ये, क्लियर। इसके अंदर जो है 4 लोगों को भेजा गया है, जिसमें से 3 तो आपके यूएसए के ही है और 1 जापान के है, ठीक है। जापान के जो है वो कौन है, वो है सोइची नोगुची, बड़ा अच्छे नाम होते हैं, सोइची नोगुची, ठीक है। इसके अलावा ये तो जापान से एक, तो राइट, ये जापान से एक। इसके अलावा 3 लोग जो यूएसए के हैं, 3 लोग जो है उसके अंदर जो है आपके अगर बात करें तो माइकल हॉपकिंस, देन विक्टर, इसके अलावा जो है समॉन वॉकर, विक्टर जो है, और इसके अलावा समॉन वॉकर हो गए, विक्टर हो गए, और एक है आपके मिशेल वॉकर, ठीक है। तो सॉरी, मिशेल हॉपकिंस। तो ये जो है 3 लोग जो है यूएसए के, और एक चौथे जो है, ये चौथे के बारे में पूछा जा सकता है कहाँ के हैं, तो 3 जापान यूएसए और चौथे सोइची नोगुची जो है वो जापान के, राइट। सो 4 लोगों का क्रू मिशन 6 महीने के लिए, ध्यान रख लेंगे। एलोन मस्क कंपनी, स्पेसएक्स और इनका ज्वाइंट है। तो अगेन ये न्यूज़ में रहेगा काफ़ी, इसको हिस्टोरिकल मिशन बोला है नासा ने, तो थोड़ा सा स्ट्रांगली जो है इसको एक्सप्रेस किया है नासा ने, इसलिए जो है इंपॉर्टेंट हो गया है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया है, बताइए इस बैठक की मेजबानी किस देश ने की है, बता दीजिएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 12वां शिखर सम्मेलन है, इतना याद भी रखना है। नवंबर को जो है 12वां शिखर सम्मेलन हुआ, ठीक है। तो वर्चुअली हुआ कोविड-19 के चलते, वैसे जो है इसको जुलाई के अंदर होना था, जुलाई के अंदर जो है सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर होना था इसको, ठीक है ना। सेंट पीटर्सबर्ग बता दिया, अब तो थोड़ा अंदाजा लगा ही लोगे। कहाँ पर है, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के अंदर है, ठीक है ना। तो रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर इसको होना था जुलाई के अंदर, बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पाया, ठीक है, रशिया के अंदर। सो सेंट पीटर्सबर्ग की बजाय जो है अभी वर्चुअली किया गया है, रूस के अंदर ही, रूस ने मेजबानी की इसकी, राइट। तो रूस ने इसकी मेजबानी की, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स क्या है, BRIC, पहले होता था सिर्फ इतना, बाद में लग गया
एस लगा 2010 के अंदर। इससे पहले 2009 में क्या था? ब्रिक। ब्रिक के अंदर ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। ब्राजील, रशिया, भारत और चीन जो है ये 4 देश थे जो स्थापना की थी। उसके बाद जो है साउथ अफ्रीका शामिल हो गया 2010 के अंदर, तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स। तो ब्रिक्स बोला जाता है 2010 से। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछे तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रिक्स का मुख्यालय है संघाई के अंदर, हेडक्वार्टर इन संघाई। ठीक है, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है संघाई के अंदर और 2009 के अंदर स्थापना हुई थी। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट बात ये है, क्वेश्चन ये है कि जो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा वो कहां पर होगा, आपको ये बताना है। बताइएगा, इसका आंसर दीजिएगा। 13वां कहां होगा? 12वां तो मैंने बता दिया। ठीक है, ये आपको बताना है। ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड इनोवेशन, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेशन जो है, या इनोवेटिव जो है टेक्नोलॉजी, इसके थीम के ऊपर जो है इसको सम्मेलन को किया गया था। इस विषय के तहत जो आयोजित किया गया था 12वें को। अब 13वां कहाँ होना है, तो मैंने पहले भी अगर ब्रिक्स आया होगा तो बताया भी होगा, मैं फिर बता रहा हूँ कि जिस कंट्री के अंदर हुआ है उसके बाद जो भी होगा उसके अंदर होगा। उसके बाद इसके बाद जो है इसमें हो गया, तो उसके बाद अगला जो आएगा इस नाम के अंदर, उसके अंदर, फिर इसके अंदर, फिर ऐसे जो है इस नाम के अकॉर्डिंग सीरीज में होता है। तो अभी रशिया जो है आर यहाँ पर आ रहा है, उसके बाद कौन आ रहा है? इंडिया। इंडिया के बाद फिर चाइना में होगा। तो 2021 में कहाँ होगा? भारत के अंदर होगा। और हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू है, उन्होंने बोला था कि पहले ब्रिक्स खेल जो है वो भी करवाए जाएंगे। जो भारत के अंदर खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स हो रहे हैं, उन्हीं के साथ जो है 2021 में ब्रिक्स गेम्स भी करवाएंगे। तो लेट्स सी होते हैं या नहीं होते हैं ऐसा कुछ, तो पहले इस प्रकार का जो है बात चल रहा है। तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था एक, सो लेट्स सी, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा चीज़ हो जाएगा और इंडिया के अंदर होंगे सबसे पहले, तो ये एक खास बात हो जाएगी, राइट। सो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूस ने मेजबानी की थी और 13वें की करेगा भारत। और ब्रिक्स के बारे में मैंने थोड़ा सा और बता दिया है, कौन से देश है इसके अंदर और कब इसकी स्थापना हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कौन टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों में वर्ष 2020 की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी है? आपको ये पूछा है। सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु या हरमनप्रीत कौर या मिताली राज? बताइएगा क्या आंसर है इसका करेक्ट। क्या है इसका सही उत्तर? बताओ। इसका करेक्ट आंसर है बी, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को मिला है टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कार। ठीक है, ये जो है 4th एडिशन था 2020 के अंदर, जो कि स्पॉन्सर्ड बाय भीम यूपीआई। भीम जो आपको पता ही है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, और यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट जो है वो आपका यूपीआई। तो भीम यूपीआई जो है उसके द्वारा स्पॉन्सर्ड था 2020 के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर जो है। तो ये किसको मिला था? पीवी संधू को जो है ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो पीवी सिंधु जो है उसको 2016 के अंदर क्या मिला हुआ है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला हुआ है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी 2016 में मिला हुआ उनको। इसके अलावा 2015 के अंदर पद्म श्री भी मिला हुआ है और 2013 के अंदर जो उनको अर्जुन अवार्ड भी दिया हुआ है। ठीक है ना, 2000 आपका राजीव गांधी कब खेल रत्न तो मिला हुआ है 2016, 15 में पद्म श्री। ठीक है, इसके अलावा 2013 के अंदर जो है अर्जुन अवार्ड, राइट। तो ये उनको ऑलरेडी ये अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। देन अगर बात करें तो इसके अंदर जो है 2-3 टाइप के अवार्ड और भी दिए गए हैं। पीवी संधू आपको पता है बैडमिंटन खिलाड़ी है, इसमें तो कोई बताने की बात नहीं है, राइट। इसके अलावा जो है इसके अंदर जो है 2-3 अवार्ड और भी दिए गए थे, जैसे कि मेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड। मेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो किसको मिला हुआ है? वो पुलेला गोपीचंद, जो कोच है इनके, पीवी संधू के जो कोच है वो कौन है? गोपीचंद पुलेला गोपीचंद जो है ये है इनके कोच, राइट। इनको कौन सा मिला है? मेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड। और कोच ऑफ द ईयर किसको मिला था? कोच ऑफ द ईयर जो है वो कौन है? कोच ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो मिला हुआ है जसपाल राणा। जसपाल राणा पता है आपको, पूर्व निशानेबाज जसपाल राणा। ठीक है, जसपाल राणा को। इसके अलावा जो है
इंस्पिरेशन ऑफ द ईयर भी है एक इंस्पिरेशन ऑफ द ईयर अवार्ड, इंस्पिरेशन ऑफ द ईयर अवार्ड, इंस्पिरेशन ऑफ द ईयर अवार्ड। ये किसको मिला है? रानी रामपाल। रानी रामपाल का नाम सुना होगा आपने। रानी रामपाल नाउ इट इज वेरी फेमस, वेरी हार्ड वर्किंग। रानी रामपाल हॉकी टीम की कप्तान है, महिला हॉकी टीम की कप्तान जो रानी रामपाल है, उसको इंस्पिरेशन ऑफ द ईयर अवार्ड और कोच ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो किसको है? वो है आपका जसपाल राणा। जसपाल राणा को, जो कि पूर्व निशानेबाज रहे हैं। और मेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो गोपीचंद पुलेला। ठीक है। पीवी संधू जो है उसको मैंने बताया टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कार जो है वो उसमें शामिल है, तो पीवी संधू। इसका आंसर क्या हो गया आपका? बी करेक्ट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार व्यापार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो है व्यापार के रास्ते कौन सा स्थान है? तो मनी लॉन्ड्रिंग जो आपको पता है कि अवैध रूप से पैसे को बाहर भेजना, दैट इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है। अवैध रूप से, इलीगल तरीके से। तो इसके अंदर जो है अवैध रूप से जो है भेजने के अंदर 135 देशों की सूची थी। 135 देशों की सूची के अंदर जो है भारत का स्थान रहा है तीसरा। इंडिया का स्थान कौन सा रहा है? तीसरा। ये सूची किसके द्वारा जारी की गई थी? ये यूएसए बेस्ड ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी इस संस्था के द्वारा जो है, फाइनेंशियल इंटीग्रिटी इस संस्था के द्वारा जो है ये जारी किया गया था। आपका यूएसए बेस्ड संस्था जो है इसके द्वारा जारी किया गया था, जिसके अंदर भारत जो है 135 देशों में से तीसरे स्थान के अंदर है। इसमें क्या है कि बताया गया कि अनुमानित तौर पर जो है 83.5 अरब डॉलर रुपया जो है वो टैक्स चोरी करने के लिए बाहर मनी लॉन्ड्रिंग किया गया है, जिसको काले धन को सफेद किया गया है। राइट। तो 83.5 अरब डॉलर बहुत बड़ी धनराशि हो जाती है, इसको बाहर भेज दिया यूं की यूं। तो आपको पता भी होगा मनी लॉन्ड्रिंग बहुत करते भी हैं लोग, काले धन को सफेद करने के लिए उधर स्विस बैंकों के अंदर ये वो करते हैं। ठीक है। मोदी जी ने भी आपको दिए होंगे 15-15 लाख रुपए की बात थी, वो आप लोग यूज कर ही रहे हो आजकल, उसी से शायद फीस फूस भर रहे हो। राइट। सो एनीवे, सो तीसरा जो है इसका बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, वह है मातृत्व भारत अभियान, सुपोषित माँ अभियान, सुरक्षित माँ अभियान, और इसमें से कोई नहीं। कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए कौन सा था? इसमें से बता दीजिएगा, ए, बी, सी और डी। तो इसमें संतुलित भोजन के लिए किशोरियों और महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को स्पेशली जो है संतुलित आहार देने के लिए बात हुई थी। ठीक है। पौष्टिक और संतुलित आहार देने के लिए कुपोषण मुक्त अभियान चलाया गया था। और ये जो है ये किसका क्या नाम है इसका जो है सुपोषित माँ अभियान। ठीक है। तो इसका नाम क्या है? सुपोषित माँ अभियान। सुपोषित माँ अभियान इसका नाम है। ठीक है। कोटा से शुरू किया गया था राजस्थान में एक बार, लेकिन बाद में जो है धीरे धीरे पूरे देश के अंदर कर दिया जाएगा इसको। ठीक है। कोटा राजस्थान से किया गया था। क्लियर है ये? तो ओम बिड़ला ने जो है इसको शुरू किया था, ओम बिड़ला के द्वारा। ओम बिड़ला कौन है? अभी भारत के वर्तमान में स्पीकर है ओम बिड़ला, उनके द्वारा शुरू किया गया था ये। तो अभी पूरे धीरे धीरे पूरे भारत में इसका कवरेज दे दिया जाएगा। राइट। तो ये ध्यान रखना है, सुपोषित माँ अभियान, बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। सो इसी के साथ जो है आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। बाकी की चीजें अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।